हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग एसएससी जीडी प्रहार बैच के तहत जनरल स्टडीज़ के जनरल नॉलेज के कुछ और सवालों को देखेंगे हम लोग। कुछ बात यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी ये है कि अभी जीडी का ये कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जिसमें से रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज, साथ ही साथ हिंदी जो इसमें बच रहा है सब्जेक्ट, उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मैराथन के थ्रू कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट को आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर, पैन एग्जाम पर आप पूरा आसानी से कवर कर सकते हैं। जितने नए बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इसे और फैलाइए, और ये पूरा भारत का सबसे बड़ा चैनल होना चाहिए, क्योंकि पैन एग्जाम का मतलब ही होता है पूरे भारतवर्ष में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर करने वाली वन रूफ प्लेटफॉर्म, आप इसको कह सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली जीडी से, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों के स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये कंप्लीट सीरीज जो चल रहा है एसएससी जीडी प्रहार बैच के नाम से, यहाँ पर आपको हमेशा ट्यून रहना है, जुड़े रहना है, ताकि आप इसका लाभ उठा सके आप लोग। ठीक है, तो विशेष तौर पे ध्यान रखिए, और आगे जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं हम लोग 1 बाय 1 वहाँ भी कोशिश करेंगे। चलिए इसके तहत आज का हम लोग डे 2 देखेंगे, और जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ है। करना क्या है आप लोगों को, इसमें मेन सवाल को आपको सॉल्व करते चलना है, और आपके मतलब आंसर करते हुए चलना है साथ साथ में, ताकि आपको इसका रिवीजन भी बहुत फास्ट हो जाए इसका। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी, ठीक है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन डैश के तहत किया गया था। बताइए इसका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ क्या होना चाहिए। देखिए ध्यान से, एक जो होता है यहाँ पे सीपीसीबी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, सीपीसीबी, ठीक है, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका जो गठन हुआ था वो किसके तहत किया गया था। ऑप्शन है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण 1981, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, और राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। अपीलीय का मतलब होता है अपीलेट, ठीक है ना, और प्राधिकरण को हम बोलते हैं अथॉरिटी। ये मैं इसलिए इंग्लिश शब्द यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि बहुत बार आपको इस तरीके से लिख देगा वहां पर एग्जाम में, अथॉरिटी ऐसे कर देगा, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, प्राधिकरण बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका जो गठन है प्रदूषण का, ये हुआ था आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। गणेश चतुर्थी जो एक धार्मिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, वो उसका संबंध किस राज्य से है। अब थोड़ा सा एक बात समझिए आप यहाँ, गणेश चतुर्थी या इस ढंग के जितने भी फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं या किए गए थे उस समय, उसका क्या तत्कालिक कारण था। तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले गणेश चतुर्थी के को लेकर के आपके मन में जो सवाल यहाँ पे आ रहा है ना, या जो भी क्लू आपके आ रहा होगा, आपको यही आ रहा होगा कि ये 90s के सबसे लास्ट दशक में जब भारतीयों ने ऐसा प्रयास किया, या हमारे भारतीय जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने प्रयास किया कि एक ऐसे सम्मेलनों का एक ऐसे आयोजन किए जाए जहां पर मास संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हों, ताकि हम अपनी आंदोलन को और आग दे सकते हैं, और वो आंदोलन पूरे भारत में फैलाया जा सकता है। तो इसका किसी भी धार्मिक सेरेमनी का यही इसका मेन पर्पस था। तो इसका संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से, है ना, महाराष्ट्र जानते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए एक बात यहां से और ऐड करिएगा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, आप इनका जन्मस्थली जानते हैं, और इनसे भी संबंधित बहुत सारे ऐसे आयोजन करवाए जाते थे ताकि मास संख्या में भीड़ इकट्ठा हो, और उस समय वहां पे बाल गंगाधर तिलक इस आंदोलन को एक बड़े आंदोलन के रूप में यहाँ से प्रसारित कर सकते थे और अपनी बात कह सकते थे, इसलिए इस तरह के आयोजन वहां पे किए जाते थे। ठीक है, चलिए बताइए अगले सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको स्टेटमेंट वहां दिया हुआ है, ध्यान से समझना है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, लाल स्वाद में नमकीन अम्ल स्वाद में नमकीन होता है, और क्षार नीले लिटमस पद के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं। बताइए इस 3 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा,
अगर अम्ल के बारे में एक चीज बात करें आप लोग, है ना, और क्षार के बारे में, और एक आपका होता है जो आपको न्यूट्रल जानते हैं, तो इसका पीएच मान समझे होंगे, पीएच वैल्यू यानी पीएच मान। तो लेस देन 7 होता है और लेस देन ग्रेटर देन 7 होता है, यानी 7 से अगर कम रहेगा तो उसको अम्लीय बोलेंगे, 7 से ज्यादा रहेगा उसको क्षारीय बोलेंगे। और जो आपका बीच में होता है बराबर 7 होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल बोलते हैं आप लोग इसको। अब आप इस स्टेटमेंट को देख करके ये जो 3 कंडीशन आपका बना है ना, इस तीनों को देख करके एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिर 7 से कम जो आपका अम्लीय होता है तो क्या रहेगा, और 7 से ज्यादा क्षार होता है तो क्या रहेगा। क्षार को ही हम लोग बेसिक बोलते हैं, यानी बेस से बना है ये शब्द, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है वो, कड़वा होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि बाकी यहाँ पे ऑप्शन है थोड़ा, अम्ल जो है वो लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, ऐसा नहीं है, बल्कि नीले लिटमस को बदलकर लाल कर देता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नीला लिटमस पत्र को बदलकर लाल कर देता है, और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को बदलकर नीला कर देता है। तो यहाँ पर ये दोनों अगर हम अपोजिट कर दे यहाँ पे तो इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। बट ऐसा यहाँ दिया है, तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक शब्द लिखा है यहाँ पे, तलाजा गुफाएं, है ना। तलाजा केव्स जो है किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। तलाजा केव्स, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका। तलाजा केव्स के बारे में आप जानते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोन्यूमेंट बनाए जाते हैं, इसका मेन संबंध आप चले आइए प्रायद्वीपीय भारत में, जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, इन सब पे आपको मिलेगा बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्मारक जिसका आप संबंध अक्सर आप देखते होंगे पुरानी चीजों से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो तलाजा गुफाएं जो है ये शंकुआकार का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है ये, शंकुआकार, जिसको आप बोलते हैं कोनिकल शेप में, ठीक है। तो इसका संबंध जो है वो गुजरात से है। कहां से है, गुजरात से, ठीक है। तो बस केवल याद रखना है इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, अबोर पहाड़ी कहाँ स्थित है, भाई देखिए, ये सब केवल शब्द आप ध्यान रखिएगा। वहां था तलाजा गेव्स, और ये आपका हो गया अबोर पहाड़ी। तो अबोर पहाड़ियों का संबंध किस राज्य में है, इसका आपको सही से आंसर करना है, अबोर पहाड़ी के बारे में। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका जो आप जानते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ अगर नदियों का पैटर्न पढ़ा जाए तो आप क्या पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मतलब भारत में नदियों को 3 पैटर्न हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिसको आप बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, है ना, जो हिमालय से निकलती है। 3 नदियों का श्रेणी पढ़ते हैं वहां पे। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी पढ़ते हैं आप लोग, गंगा, और तीसरा पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र के बारे में आप जानते होंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये निकलती है तिब्बत के पास से, और उसको वहां पे हम लोग बोलते हैं सांगपो नदी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सांगपो नदी बोलते हैं। और जब ये भारत में इन करता है, तो भारत में जिस नदी से मिल करके ये भारत में ये प्रवेश करता है, उसका नाम है दिहांग और दिबांग, है ना। दिहांग और क्या है, दिबांग नदी यहाँ पर है। तो दिहांग और दिबांग जो है उसी के पास एक पहाड़ी है जिसका हम नाम बोलते हैं एबोर पहाड़ी। क्या बोलते हैं उसको, एबोर पहाड़ी बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांगपो नदी। कहाँ, तिब्बत एरिया में, तिब्बत क्षेत्र में। लेकिन जब ये भारत में इनकर जाती है तो ये मिलती है किससे, दिबांग और दिहांग से मिलती है। और दिबांग के पास ही एक पहाड़ी का नाम है, इसका नाम है एबोर पहाड़ी। यानी ये जो जगह होगा ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो सही आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। मतलब उन्होंने किस देश के प्रतिनिधित्व किया था, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी फुटबॉल प्लेयर होते हैं आप जानते हैं फुटबॉल प्लेयर का जो मेन संबंध है ना, वो किस देश से है, आप इसके लिए बहुत जानते भी होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डिएगो माराडोना जो है इनका संबंध किस देश से था, ये नहीं कह रहा है इन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था, ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन दिया है ब्राजील, फ्रांस, स्पेन और अर्जेंटीना। इसका सही आंसर करिए आप लोग फटाफट। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर आप इसके बारे में बात करें इसमें, तो इसका सही आपको आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील। देखिए ब्राजील का जो संबंध है, आप ये जानते हैं ये सब जितने भी कंट्री हैं, आपका ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना होगा, ये सब का संबंध कहां से है, दक्षिणी अमेरिका से है। कहां से है ये, दक्षिणी अमेरिका। और फ्रांस स्पेन जो आप देख रहे हैं, है ना, इसका संबंध आपका यूरोपियन कंट्री से है।
ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं, ज्यादातर लोगों का जो संबंध है वो साउथ अमेरिका से ही है। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और यही जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में क्या हो गया, देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो बैंक है यही बाद में बनकर के क्या हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अब बोल रहा है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है ना। लेकिन इसकी स्थापना मतलब जब इनिशियली ये बैंक की स्थापना हुई इंपीरियल बैंक के रूप में, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1947, 1921, 1919 और 1948। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करिए फटाफट। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ गया, बिल्कुल सही भाई। क्या हो जाएगा, 1951, 21, ठीक है। अगर आप जाने हमारे भारत में जो केंद्रीय बैंक है ना, आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई के बारे में हम क्या जानते हैं भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो 1900 कब किया गया है, 36 में, है ना। तो ध्यान रखिए आप लोग। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपका ये रहा, ठीक है, बताइए क्या है क्वेश्चन आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या उसमें नहीं है, पढ़ना है कंडीशन आपको, ठीक है। देखिए अगर आप बात ध्यान आपका होगा तो 1971 एक ऐसा समय था जब भारत और बांग्लादेश, जिसे आप पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना, इसके बीच बहुत लंबा संघर्ष चला था। और आप इसी टाइम में जब संघर्ष ये हुआ तो इस समय ही बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ या जन्म हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जन्म हुआ तो यहाँ पे कह रहा है कि आखिर किस सिलसिले में, मार्च 2021 में, आप जोड़िए यहाँ से तो 50 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, यानी कोई 3 सही होगा और एक सही नहीं होगा, आपको ये आंसर करना है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। और कई बार एग्जाम में क्लू जो होता है ना, वो आप काफी दिया होता है एग्जाम का आंसर सही से करने के लिए। जैसे मान लिया जाए बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष, भाई देख रहे हैं पूरा हो गया है। शेख मुजीबुर रहमान अब के जन्म क्या शतवार्षिकी के रूप में, बिल्कुल सही है। अब भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते एलबीए, ठीक है ना। अब देखिए इसका कोई संबंध अभी है क्या, क्योंकि अभी जैसे ही कहा दिया है कि मार्च 2021 में, और वो भी वहां लिख दिया है स्मरणोत्सव, ठीक है ना। तो इसका संबंध अभी आपको पता होगा इस डेट के बारे में, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। और भारत देश बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंधों के स्थापना के 50 वर्ष, तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो ये सही नहीं है, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारे पास ऐसे क्लू दिए होते हैं जिससे हमारा आंसर करना आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। क्या है, अभिनेत्री कंगना रनौत ने नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, पंगा और जजमेंटल है क्या, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा, जजमेंटल है क्या और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, या जजमेंटल है क्या और सिमरन। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका सही आंसर फटाफट करिए, इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप बात करें कंगना रनौत के बारे में तो ये एक ऐसी एक्ट्रेस है, एक ऐसी हीरोइन है जो अक्सर आप बॉलीवुड में जानते हैं चर्चित रहती है अपने एक्टिंग को लेकर, तो चलिए ठीक है, अपने ट्विटर को लेकर के, है ना, यानी अलग अलग चीज़ों को ट्वीट करते रहती है, करंट मुद्दों को ट्वीट करते रहती है, ठीक है। तो अब तक इनका जो नाम है ये 4 बार नॉमिनेट हो चुका है, इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पे, ठीक है। तो अभी अभी रिसेंटली अगर बात किया जाए 2019 में क्या हुआ था, तो ये था आपका मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा, है ना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाता है, पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाता है, सुवाह पानी, पेयजल, नदी जल या तनुकृत जल। बताइए
10 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? सवाल नंबर 10 का सही आंसर बताइए फटाफट। पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को, जिसको आप अशुद्ध जल बोलते हैं, अशुद्ध का मतलब होता है क्या? हेवी वाटर है ना? चलिए ठीक है। अच्छा, अशुद्ध जल तो अलग होता है, सॉरी। हेवी वाटर का मतलब होता है जिसको आप बॉयल करके किसी चीज में कंटेन करके रखते हैं यहाँ पर। तो पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त, तो इसको सीधे क्या बोलेंगे? पेयजल बोलेंगे। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। देखिए, एक होता है पे, ये होता है H2O होता है, और दूसरा होता है D2O, जिसको आप बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना? इसको आप बोलते हैं भारी जल। इसको केवल क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? ये भी कोई पूछने की बात है भाई। याद करिए, आपको ये बात ध्यान में होगा कि बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था, है ना? बाबर जो है 4 महत्वपूर्ण युद्धों को इनिशियली स्टार्ट किया था। 1926, 1927, 1928 और 1929। और 1930 में बेचारा तो डेथ ही कर गया, ठीक है ना? सॉरी, 1900 बोल रहे हैं। ये 1519 ने भाई, इतना पहले कहां से आ जाएगा ये? यानी 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है, तो इसमें से जो अभी हम लोग केवल बात करेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान रखिए आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब इसी में अगर पानीपत का और भी युद्ध के बारे में बात करें हम लोग, तो 1556 जो था पानीपत का दूसरा युद्ध था उसका, और 1761 जो था पानीपत का तीसरा युद्ध था, है ना? ये चीज। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन बना भाई? तो उसमें बाबर के बीच में हुआ था, और किसी बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर वहां होगा, ठीक है। बाकी ये सब तो आप जानते हैं, बाबर का हायरार्की है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, है ना? उसका बेटा औरंगजेब, इस तरीके से चलेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों के पास ये जो दिया गया है ना? अभी हमने ये 3 छोड़ दिया यहाँ पर, ये आपको बताना है कमेंट करके फटाफट, ठीक है, कि आखिर 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा। मैं केवल हिंट करता हूं, जैसे चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है ना? तो 27 में कौन सा लड़ा गया था, 28 में कौन सा, और 29 में कौन सा, ठीक है? 26 मैंने बता दिया, चूंकि इसका जवाब यहाँ पे था, इसमें क्वेश्चन में पूछा था इसमें क्या, तो मैंने बता दिया। 27, 28, 29 के बारे में आपको बताना है कमेंट करके, कि आखिर 27 में, 28 में और 29 में कौन कौन से युद्ध लड़े गए। बाबर इसमें कॉमन था, किसके बीच और लड़ा गया वो भी बताना है आपको कमेंट करके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। अगला सवाल है आपका, संविधान क्या लिखा है? 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची, जिसको आप बोलते हैं दल बदल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? एंटी डिफेक्शन, है ना? के आधार पर कि व्यक्ति किसी की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो 10वीं, 6ठी, तीसरी और 5वीं। आप जानते हैं इनिशियली आपके पास 8 अनुसूची था, ठीक है ना? शुरू शुरू में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची, जिसे बाद में जोड़ा गया 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ठीक है? ये 4 अनुसूची जोड़ा गया। 9 में क्या है आपको बताना है कमेंट करके, 11 में क्या है बताना है कमेंट करके, 12 में क्या है बताना है कमेंट करके। मैं आपको हिंट कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है, कि 11 और 12 में से कोई एक ऐसा होगा जिसका संबंध आपको क्या होगा? 11 और 12 में से जो संबंध आपका होगा वो होगा जितने भी लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे बनते हैं हमारे ना, उसके लिए। तो आपको बताना है यहाँ पे 10 में क्या है, तो 10 में भाई आपका है दल बदल। क्या है आपका? दल बदल, 10वीं अनुसूची में। बाकी आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे मैंने पूछा है आपसे, 9वीं अनुसूची के बारे में क्या है, 11वीं में क्या है और 12वीं क्या है, आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें। इसका तो सही आंसर होगा 10वीं हो गया, लेकिन बाकी आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटों में गायब हो जाते हैं। फ्लिट्स, ब्लिट्स, मिट्स या ग्रिड्स? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सवाल नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 13, चलिए देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही है।
इसका सही आंसर होगा फ्लिट्स, ठीक है ना। और ब्रिड्स जो होता है ये भेड़ बकरी की आवाज की तरह निकाला गया था इसको, है ना। तो ये चीज है नहीं इसमें, यहाँ फ्लिट्स करेंगे। और उसमें ट्विटर के जो आपके सीईओ थे उनका नाम था पराग अग्रवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है, सरायतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे? फकीर विद्रोह का, बहावी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, या फराजी आंदोलन का? सरायतुल्ला खान, सरायतुल्ला खान जो है अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे? फकीर विद्रोह, बहावी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, या फराजी आंदोलन, ठीक है। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, आपको नाम से भी लग रहा होगा, सन्यासी विद्रोह, बहावी आंदोलन, है ना, बहावी याद करिए, विनोबा भावे जो है, और फकीर विद्रोह, और क्या लिखा है स्वराज्य आंदोलन। तो अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे? तो ये जो है ना बहुत फेमस नाम है, और एक समय उस समय स्वराजी आंदोलन का मूवमेंट चला था जिसके तहत सरायतुल्ला, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भारी संख्या में उन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फराजी आंदोलन, ठीक है। सही आंसर आपको हो जाएगा फराजी आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? यानी कौन सा जो है वो वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? भूजल के स्तर में कमी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। तो वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है भाई? आप जानते हैं जब वनों की कटाई आप की जाती है, ठीक है, इसको आप बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या इसको नहीं बोलते आप लोग? डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन। देखिए, यानी कि वनों की कटाई जो होता है इससे क्या क्या होता है। सबसे पहले तो पेड़ कटेंगे क्या होगा, आपका जो मतलब आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल है उसमें असंतुलन पैदा हो जाएगा, है ना। काफी कुछ चीजें नुकसान पहुंचाएगा। फिर उसके बाद जो आपके जो क्या है, मतलब मिट्टी का जो लेवल है ना, जो क्या होता है, अधिक से अधिक पेड़ होने की वजह से आप जानते हैं मिट्टी जो होता है उसके जड़ रूट्स काफी जुड़े होते हैं, और इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, साथ साथ मिट्टी का कटाव नहीं होता है, मिट्टी का बहाव कम होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, छोड़ दीजिए, क्या नहीं है ये कहना है आपको, बताइए। ये सब कुछ क्वेश्चन करने वाले बात है। भूजल के स्तर में कमी हो जाएगा भाई, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगा, और गड़बड़ी हो जाएगा। ये तीनों जो लिखा था कुछ नेगेटिव अर्थ लिखा था। यहाँ कह रहे वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि हो जाएगा, क्या बात है, मतलब वन काटिएगा ऑक्सीजन बढ़ेगा, क्या बात है, मतलब पूरा उल्टा कर दिया भाई। यानी आप केवल ऑप्शन को पढ़ करके आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सोमालिया, सोमालिया एक ऐसा देश है जो अफ्रीकन कंट्री है, और ये फेमस है किसके लिए भाई? समुद्री डाकुओं के लिए। इसकी जो राजधानी है इसका नाम है मोगादिशु। क्या नाम इसका है? मोगादिशु, मोगादिशु, है ना। तो ये अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप लोग अफ्रीका का मैप देखें आप लोग, तो इस तरीके से, सॉरी, अफ्रीका का भी कुछ अगर आप देखें तो कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ पर, है ना, इंडिया जैसा ही बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है इजिप्ट के नीचे में यहाँ एक छोटा सा जगह है, इसको आप बोलते हैं क्या? सोमालिया। समुद्री डाकुओं के लिए काफी फेमस है ये जगह, ठीक है। तो ही कह रहा है कि सितंबर 2020 में पदभार संभाला वहां के प्रधानमंत्री उमर सरमा के हसन अली खैरे, आबदी फराह सिरडन, मोहम्मद हुसैन रोबले। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, मोहम्मद हुसैन रोबले इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल का सही आंसर किया जाए। अगला सवाल बताइए, मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? मीर जाफर को कब किया गया था, बताइए। मीर जाफर को दोबारा जो है बंगाल के जो प्रतिनिधि के रूप में कब नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर करिए आप लोग फटाफट। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए आपको पता होगा कुछ फेमस चीजें, इलाहाबाद की संधि, है ना, 1765, बक्सर लड़ाई, बक्सर में जगह है चौसा, क्या हुआ था, कब हुआ था भाई? 1764, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद, और इलाहाबाद की संधि 1765 में, ठीक है। इसी टाइम में जो है मीर जाफर को कहाँ दिया गया था, उसे प्रतिष्ठित किया गया था बंगाल के नवाब के रूप में, है ना, 1764 में ही जब ये हो रहा था उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं? बहुत अच्छा सवाल लिखा ये। सितंबर 2021 तक कह रहा है यहाँ पर, और 1960 में जो पैरालंपिक शुरुआत हुआ था। देखिए, एक होता है ओलंपिक। पैरालंपिक का मतलब होता है कि जितने डिसेबल लोग हैं, जैसे हाथ से पैर से जो दिव्यांग लोग हैं, है ना, उनके लिए स्पेशली गेम होता है। तो वही कह रहा है उसमें से अब तक कितने मेडल्स जीते जा चुके हैं। ऑप्शन आपके सामने ये है। इस बार आपने देखा होगा 2022 में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें पैरालंपिक्स भी हुआ था, इसमें अवनी लेखरा, है ना, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की थी और मुझे लगता है कि काफी संख्या में उन्होंने मेडल्स जीते थे इस बार। ठीक है, तो केवल एक इंडिविजुअल तौर पे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इसके लिए उनको इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका फटाफट आंसर करिए आप लोग। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का तो सही आंसर आ रहा है भाई। देखिए, एक अगर ध्यान रखें इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। गोल्ड मेडल 9 था अब तक, रजत यानी सिल्वर 12 था और कांस्य 10 था। ठीक है, कई लोग क्या कहते हैं कि स्वर्ण के बाद जितना है रजत और फिर सबसे ज्यादा कांस्य रहेगा, क्योंकि कांस्य तो कोई भी जीत लेता है। ऐसा नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड मेडल था आपका 9, सिल्वर था आपका 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे ये रहा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में डैश सांविधिक कस्बे हैं। कस्बे मतलब जो भी आप कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं बताना है आपको। 10,756, 1,362 और फिर कह रहा है उसके बाद 4,041 और 7,935। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंग कितने कस्बे थे भारत में। ठीक है, बताइए, आपके सामने ऑप्शन पड़े हुए यहाँ पर, है ना। 10,756 है, 13,062 है, 4,041 है और 7,935 है। फटाफट इसका सही आंसर करिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, बिल्कुल सही है, 4,041, है ना, जिसका संबंध कस्बे मतलब नगर से है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके स्क्रीन पे, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका मिल गया। मेगा फूड पार्क, क्या लिखा है इसमें? मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिकी प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव की वाली एक प्रणाली है। देखिए, मतलब खेत से लेकर के डायरेक्ट बाजार तक, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जा रहा है। तो नवंबर 2020 में जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कृषि मंत्री आपके हैं, इसका जो उद्घाटन है मेगा फूड पार्क का आभासी मतलब वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य में किया है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ओडिशा। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया था मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, किस राज्य में किया गया? बताइए इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है, अब तक भारत में कुल जो है, भारत में जो कुल अब तक भारत में कुल अब तक जो मेगा फूड पार्क है ना, अब तक इसकी संख्या 22 है। कितनी संख्या है? 22, 22 इसकी संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। उम्मीद है कि ये कंप्लीट वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरीके से एसएससी जीडी का जो ये टारगेट बैच है, मतलब प्रहार बैच है ना, यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रह ही रहा है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगा। तो आप इस पूरे वीडियो को हमेशा अधिक से अधिक अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, है ना, और अधिक से अधिक लोगों तो शेयर करिए भाई, ताकि इस हमारी जो कनेक्टिविटी है, हमारा जो चेन है, हमारा परिवार बड़ा हो सके और अधिक से अधिक लोगों को इससे फायदा मिल सके। और जो बच्चे चैनल पर नया है, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारा भी इससे उत्साह और मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।